बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। इसमें हम एग्ज़ाम्पल 8.2 को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने सही समझना है तो बेहतर ये है कि इससे पिछला वीडियो भी आप देख लें पहले, जिसमें हमने एग्ज़ाम्पल 8.1 को एक्सप्लेन किया था। आइए सवाल नंबर 8.2 को देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 50 हॉर्स पावर 250 वोल्ट 1200 revolutions per minute DC शंट मोटर विदाउट कंपनसेटिंग वाइंडिंग। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इससे पहले सवाल 8.1 में था कि विद कंपनसेटिंग वाइंडिंग, और यहाँ पे है विदाउट कंपनसेटिंग वाइंडिंग। तो जैसे पिछले सवाल में हमने डिस्कस किया था कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग का मकसद ये होता है कि जो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से फ्लक्स में कमी पैदा हो उसको वो कंपनसेट करता है। तो अगर कंपनसेटिंग वाइंडिंग नहीं है तो इसका मतलब है आर्मेचर रिएक्शन की वजह से फ्लक्स पे असर पड़ना है और फ्लक्स जो है इट विल बी रिड्यूस्ड। अच्छा, और आगे क्या कह रहा है? हैज़ एन आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 0.06 ओम्स। तो ये देखिए, ये आर्मेचर रेजिस्टेंस है 0.06 ओम्स। इट्स फील्ड सर्किट has a total resistance of RF plus R adjustable is equal to 50 ohm। तो ये फील्ड सर्किट है और इसके रेजिस्टेंस दिया हुआ है 50 ohm, which produces a no load speed of 1200 revolutions per minute। तो और इसके 1200 revolutions जो है ये मशीन ये प्रोड्यूस कर रही है। अब मैं अपने आसानी के लिए इस फील्ड सर्किट को मैं लेफ़्ट साइड पर ड्रॉ कर लेता हूँ, मुझे ये आसान लगता है। आप चाहें तो आप इसको फॉलो कर लें या इसको फॉलो करें, एक ही बात है। सेम ये आर्मेचर है, उसके साथ आर्मेचर रेजिस्टेंस जैसे ये सर्किट है, और ये फील्ड सर्किट आ गया लेफ़्ट साइड पे। अच्छा, सवाल का दूसरा हिस्सा क्या कह रहा है? देर आर 1200 टर्न्स पर पोल ऑन द शंट फील्ड वाइंडिंग। तो जो फील्ड वाइंडिंग है इसमें 1200 टर्न्स पर पोल है, एंड द आर्मेचर रिएक्शन प्रोड्यूसेस अ डीमैग्नेटाइजिंग मैग्नेटोमोटिव फोर्स ऑफ 840 एम्पियर टर्न्स। तो अब चूंकि आर्मेचर रिएक्शन मौजूद है तो इसकी वजह से एक मैग्नेटोमोटिव फोर्स मशीन के अंदर पैदा हो रहा है, और वो है 840 एम्पियर टर्न एट ए लोड करंट ऑफ 200 एम्पियर्स। तो लोड करंट जो है टोटल करंट आप ये समझें, ये 200 एम्पियर्स है। द मैग्नेटाइजिंग कर्व ऑफ द मशीन इज एज शोन। तो ये मैग्नेटाइजिंग कर्व है जो टॉर्क और स्पीड को शो करता है। तो ये टॉर्क इस साइड पे है और यहाँ पे स्पीड है। तो एट 1200 पे ये जीरो नो लोड है, ज़ीरो टॉर्क है। उसके बाद टॉर्क में जो टॉर्क में इजाफा हो रहा है उसी तरह इसकी स्पीड में भी इजाफा हो रहा है। अब सवाल का पहला हिस्सा, फाइंड द स्पीड ऑफ दिस मोटर व्हेन द इनपुट करंट इज 200 एम्पियर्स। तो आइए देखते हैं कैसे करता है। अच्छा, इसका दूसरा हिस्सा देख लेते हैं। द मोटर इज एसेंशियली आइडेंटिकल टू वन इन एग्जाम्पल 8.1 एक्सेप्ट फॉर द एब्सेंस ऑफ कंपनसेटिंग वाइंडिंग। तो ये हम जिक्र कर चुके हैं कि यहाँ पे वो कह रहा है कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग नहीं है, उसमें कहा था कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग है। अब सवाल ये है कि हाउ डज इट्स स्पीड कंपेयर टू दैट ऑफ द प्रीवियस मोटर एट ए लोड करंट ऑफ सेम। तो यही 200 एम्पियर्स करंट अगर वहाँ पे भी उस वक्त उसके क्या स्पीड है, और कंपनसेटिंग वाइंडिंग ना होने की वजह से यानी आर्मेचर रिएक्शन के मौजूद होने की वजह से इसके स्पीड में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसको समझने के लिए, इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। और इसका तीसरा हिस्सा है वो कैलकुलेट एंड प्लॉट द टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस मोटर। तो अब यहाँ पे ये चीज़ याद रहे कि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर करंट के लिए है ये टॉर्क स्पीड। हमने एक जनरल टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो प्लॉट करना है।
अच्छा, पहला हिस्सा फाइंड द स्पीड ऑफ दिस मोटर वन इट्स इनपुट करंट इज 200 एम्पियर्स। तो अब यहाँ पे देखिए आई एल 200 है टोटल, तो आई ए कितना होगा, आई एल माइनस आई एफ, और आई एफ इज वी टी ओवर आर एफ, क्योंकि ये टोटल वोल्टेज है डिवाइडेड बाय ये टोटल रेजिस्टेंस है आर एफ। चूँकि इंडक्टेंस का कोई इस पर असर नहीं होता, इसलिए हम अभी इंडक्टेंस सिर्फ हम रेजिस्टेंस को ले रहे हैं। तो 200 एम्पियर माइनस 250 वोल्ट डिवाइडेड बाई 50 ओम, ये जो रेजिस्टेंस है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आर्मेचर करंट इज 195 एम्पियर। Therefore इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज ऑफ द मशीन ई ए। अब यहाँ ये वोल्टेज हम मालूम करना चाह रहे हैं, यहाँ से हमें करंट पता चल गया, ये वोल्टेज ड्रॉप हम निकाल सकते हैं, ये टोटल वोल्टेज है। तो आई होप कि आप यहाँ से ई ए निकाल सकते हैं, क्योंकि ई ए प्लस दिस इज इक्वल टू वी टी। तो ई ए इज़ वी टी माइनस आई वन आर वन, और वी टी 250, आई वन हमने निकाल लिया 195, और आर ए जो है वो 0.06। तो ई ए जो मशीन जनरेटेड वोल्टेज है वो 238.3 वोल्ट, और या इसको ई एम एफ भी कहते हैं, ये बैक ई एम एफ। The armature reaction produces a demagnetizing force of 840 ampere turns at a load current of 200 amperes। तो अब इसको हम कैसे कैटर फॉर करेंगे, इसका असर क्या होगा ये देखना है। यहाँ पे ये देखिए टोटल जो फील्ड करंट है, टोटल फील्ड करंट ये ओरिजिनल है, इसमें से अब इस एम्पेयर टर्न के वजह से इसमें करंट में रिडक्शन हो जाएगी। और वो कैसे कि एम्पेयर टर्न हमें पता है F इज इक्वल टू N इंटू आई, यानी फोर्स मैग्नेटोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाय करंट, या I इज इक्वल टू F ओवर N। तो ये जो करंट है बिकॉज ऑफ द आर्मेचर रिएक्शन, इसका जो भी आप नाम दे दें, आई आर कह दें, आई आर्मेचर रिएक्शन कह दें, दैट इज फोर्स डिवाइडेड बाय एन एफ, यानी जो नंबर ऑफ टर्न्स है। तो अब जो मौजूदा करंट है फील्ड में, दैट विल बी शोन बाय आई एफ डैश या स्टार। ये न्यू करंट हो गया, क्योंकि जो फील्ड करंट है उसमें रिडक्शन हो रही है इसकी वजह से। आइए वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। फील्ड करंट इज 5 एम्पेयर। ये कैसे आ गया 5 एम्पेयर कि ओरिजिनली आप देखें तो ये वोल्टेज ये यहाँ पे भी है, तो 250 वोल्ट डिवाइडेड बाय 50, तो दैट मीन्स 5 एम्पेयर करंट यहाँ पे आई एफ ओरिजिनली। लेकिन अब इसके वजह से उस करंट में ये रिडक्शन हो रहा है, तो अब इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी 840 और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स। तो अब ये करंट जो है रिड्यूस होकर 4.3 एम्पेयर हो गया, यानी फील्ड करंट is now 4.3 ampere instead of 5 ampere. From the magnetizing curve, this effective field current would produce an internal generated EMF, जिसका हम नाम देंगे EAO, of 233 volt at a speed of 1200 RPM। अब आइए हम यहाँ से देखते हैं, ये कर्व दिया हुआ था मैग्नेटाइजिंग कर्व। The magnetizing curve of a 250 volt DC motor taken at a speed of 1200 RPM। तो अब ये 4.3 पे हम जाते हैं। अब 4.3 से इस कर्व को टच करें तो ये इस साइड पे EMF है, तो ये 233 वोल्ट हमें आ गया। तो EAO यानी न्यू इंड्यूस्ड वोल्टेज आफ्टर द आर्मेचर रिएक्शन इज नो मोर 238, रादर इट इज 233। तो अब देखते हैं कि इसका क्या असर हो रहा है ओवरऑल। अब हमें इस फॉर्मूले से हम स्पीड और EMF को रिलेट करते हैं। तो यहाँ से NM या न्यू स्पीड इज EA डिवाइडेड बाय EA आउट या O
मल्टीप्लाई बाई NO। अब ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। 238 हमने यहाँ से लिया, ये न्यू वोल्टेज यहाँ से अब कर्व से हमने ले लिया, और ये पुराना स्पीड जो है वो 1200 RPM है। तो अब इस वजह से या आर्मेचर रिएक्शन की वजह से स्पीड जो है वो 1227 रेवोल्यूशंस पर मिनट है, यानी स्पीड में इजाफा हो गया। Okay, the motor is essentially identical to the one in example 8.4 except for the absence of compensating winding. How does its speed compare to that of the previous motor at a load current of 200 amperes? तो ये हमने दोनों अभी निकाल लिया था। अभी हम देख लेते हैं कि 200 amperes of load in example 8.1 the motor speed was 1144। तो ये मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पर रिप्रोड्यूस कर दिया एग्जाम्पल 8.1 से कि हमने किस तरह से इसको कैलकुलेट किया था। और यहाँ पे देखेंगे इसके उस सवाल में जो स्पीड है वो 1144 रेवोल्यूशंस पर मिनट है। अभी हमने जो न्यू निकाला वो स्पीड 1227 रेवोल्यूशंस पर मिनट है। और इसके लॉजिक क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। नोटिस दैट द स्पीड ऑफ द मोटर विद आर्मेचर रिएक्शन is higher than the speed of the motor with no armature reaction। यानी आर्मेचर रिएक्शन की वजह से इसकी स्पीड में इजाफा हो गया है। और दिस relative increase in speed is due to the flux weakening in the machine with the armature reaction। अब ये induced voltage और आर्मेचर फ्लक्स और स्पीड का रिलेशन है कि EA इज इक्वल टू कांस्टेंट K मल्टीप्लाई बाय फाई मल्टीप्लाई बाय स्पीड। तो हमने इसको एज्यूम किया था पहले कि ये कांस्टेंट है, लेकिन अब इसकी वजह से क्या होगा कि चूँकि एक अपोजिंग फोर्स है टू दी ओरिजिनल MMF, तो उसकी वजह से फ्लक्स में रिडक्शन हो जाएगा। और अगर फ्लक्स में रिडक्शन हो, वोल्टेज को सेम रखने के लिए स्पीड में इजाफा होना ज़रूरी है ताकि ये बैलेंस हो। तो वही फिनोमेना यहाँ पे हो रहा है कि चूँकि फ्लक्स में रिडक्शन हो गया इसके वजह से, तो अब इसका स्पीड जो है वो बढ़ गया। अब आ जाइए सवाल का तीसरा हिस्सा जो है उसको देख लेते हैं। कैलकुलेट एंड प्लॉट द टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर दिस मोटर। To derive the torque speed characteristics of this motor, we must calculate the torque and speed for many different conditions of load। और जिस तरह हमने एग्जाम्पल 8.1 में किया था कि मुख्तलिफ करंट्स हमने लिए थे 100 एम्पेयर, 200 एम्पेयर, 300 एम्पेयर, और इसमें तमाम ये पैरामीटर्स वोल्टेज कैलकुलेट किए थे, स्पीड कैलकुलेट किया, और इसकी वजह से फिर ये टॉर्क कैलकुलेट किया था। उसके बाद हमने इनको प्लॉट किया था, ये स्पीड एक तरफ और टॉर्क को एक तरफ। अनफॉर्चुनेटली द डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन मैग्नेटोमोटिव फोर्स इज ओनली गिवन फॉर वन कंडीशनल लोड। अब ये जो 840 एम्पेयर टर्न्स इसने दिया था ये सिर्फ एक लोड के यानी 200 एम्पेयर्स के लिए है। बाकी एम्पेयर्स के लिए यानी 100 के लिए, 300 के लिए, 400 के लिए, 500 के लिए ये हमारे पास मौजूद नहीं है। और इसके लिए हमें फिर जो है मैटलैब की हेल्प लिया है बुक वाले ने, और मैटलैब के ज़रिए से फिर इस प्रॉब्लम का बाकी हिस्सा उसने सॉल्व किया है। तो हम इसको यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। थैंक यू।